नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस लर्निंग सेंटर में, जिसमें हम पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो आधा पार्ट था स्टैक, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आधा जो उसका पार्ट है दूसरा, जिसका नाम है क्यू, इसको हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो क्यू जो है आपका, इसका भी हमें पढ़ना है किस तरीके से मेमोरी में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ स्टैक से अलग होता है। यहाँ जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ अलग है। हमने स्टैक में जो पढ़ा था कि एक टेबल लेते हैं, उसमें एक वैल्यू होती है टॉप के साथ, उसके अकॉर्डिंग उसमें स्टोरेज होता है। यहाँ उसका स्टोरेज, वहाँ उसका एक्सेसिंग, वहाँ इसकी एडिटिंग, मैनिपुलेशन, सब कुछ स्टैक से यहाँ क्यू में अलग मिलने वाला है। ठीक, तो हम क्यू के पार्ट को अगर देखें तो क्यू कुछ इस तरीके से यूज होती है कि जिसमें इस एक एंड होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, और एक एंड ऐसा है जिससे हम वैल्यू को क्या करते हैं, पॉप करते हैं या डिलीट करते हैं। ठीक, अब समझिएगा कैसे, कि ये मान के चलते हैं हम, ये हमारे पास एक एंड है, और इस एंड में, जिस एंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रियर का मतलब होता है बैक पार्ट या पीछे की तरफ। ठीक, तो अगर हम लाइन में देखें कि जब हम कहीं लाइन में लगते हैं तो लोग पीछे की तरफ से लाइन में ऐड होते हुए चलते हैं और आगे की तरफ से लोग वहाँ से बाहर होते हैं। सेम आइडिया इस क्यू में अप्लाई होता है, जिसमें कि वैल्यू जो ऐड होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, पीछे की बैक एंड से स्टार्ट होगी, जिसको यहाँ पर हम क्या नाम देते हैं, रियर एंड नाम देते हैं। और जो उसको नया एलिमेंट जब हम जिसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यू पढ़ रहे हैं। तो क्यू में नई चीज इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो उस टर्म को यहाँ पर क्या बोला जाता है, एन क्यू बोला जाता है। क्यू के अंदर हम एक नया एंड जोड़ रहे हैं, एक एंड से कोई एक चीज एडिशन हो रही है, जिसको क्या कहा जा रहा है, एन क्यू कहा जा रहा है। अब यहाँ से फर्स्ट लास्ट से वैल्यू एक एक करके क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही हैं, और वो वैल्यू एक एक करके कहाँ पहुँचेगी, जब मान के चलिए कि पहला ही एटम अगर किसी क्यू में इंसर्ट हो रहा है, तो वो जो पहला एटम है, जो एलिमेंट है, वो कहाँ जा इस समय होगा, वो फर्स्ट पोजीशन पर, जिसको यहाँ क्या नाम दे रहे हैं हम, फ्रंट नाम दिया जाता है। ठीक, फ्रंट में वो ऐड हो रहा है। अब जब डिलीट होगा तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा, और लास्ट से कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो स्टैक में हमने देखा था कि एक ही पोजीशन थी, जिसको हम क्या कहते थे, टॉप। लेकिन यहाँ आपको क्यू के अंदर दो पोजीशन मिलेंगी। वहाँ क्या डिफरेंस था, वहाँ जो ऑर्डर था वो हमने पढ़ा था लीफो। ठीक है, क्या पढ़ा था, फीफो पढ़ा था। लास्ट में जो आएगा वही पहले जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ ऑर्डर अलग है, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं फीफो, FIFO। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। यही लाइन का नियम भी यही होता है कि जो लाइन में आके पहले जुड़ा उसको पहले सामान मिलेगा और वो वहाँ से बाहर आउट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर, मतलब ये रियल लाइफ के एप्लीकेशन से ज़्यादा कनेक्टेड है, कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सबसे पहले आएगा और सबसे पहले ही जाएगा। तो ये फर्स्ट पर काम करती है, फीफो के बेस पर। अब जो एलिमेंट इसमें ऐड हो रहा है, ठीक, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, NQ। अब जिसमें ये जो एलिमेंट फर्स्ट से डिलीट होगा या पॉप होगा या बाहर जा रहा है, इस पोजीशन को या इस प्रोसेस को यहाँ क्या बोला जाता है, DQ बोला जाता है। मतलब सिंपल एक टर्म में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्यू का जो पहला एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम है DQ। और कोई एलिमेंट जो रियर एंड से या क्यू में लास्ट से जुड़ रहा है, उसको, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, NQ। तो ये दो प्रोसेस का नाम बहुत इसमें याद रखने की चीज़ है कि NQ और DQ क्यों बोला जाता है। तो नया एलिमेंट जब इंसर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस NQ कहला रही है, और जो पुराना एलिमेंट जो इस समय फ्रंट पर है उसको वहाँ से डिलीट करना है, वो DQ कहलाती है। तो इस पूरे आपको क्यू में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ हमने जो पढ़ी थी पोजीशन वो एक ही थी, टॉप, वहीं से इंसर्ट हो रहा है, टॉप से ही डिलीट। लेकिन यहाँ दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक मिलेगी फ्रंट और एक हो गई रियर। तो कोई भी नया एलिमेंट आ रहा है तो NQ प्रोसेस जो होगी
वो किसके थ्रू हो रही है, रियर एंड से हो रही है। और जो DQ प्रोसेस है, जो डिलीट करने की प्रोसेस है, वो किस एंड से हो रही है, वो फ्रंट एंड से हो रही है। तो ये दो चीज़ें अगर इसमें क्यू में याद रखेंगे तो क्यू बहुत आसान आप लगने वाली है। ठीक, तो क्यू की बात हो गई कि किस तरीके से काम कर रही है। तो क्यू क्या है, क्यू इन पाइथन इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेम स्टैक भी आपका लीनियर था, ये भी लीनियर है, एक के बाद एक प्रोसेस है जो आपको आसानी से मिल जाती है विद अ रियर एंड फ्रंट एंड। दो एंड हमने जो अभी देखे, एक उसमें रियर एंड होता है, एक होता है फ्रंट एंड, जो इसे कि स्टैक में आपने पढ़ा है। अब ये इसमें भी सेम यही प्रोसेस आपको मिलने वाली है, स्टोर आइटम सीक्वेंसली, एक के बाद एक एलिमेंट इसमें ऐड होता चला जाएगा। अगर हम बात करें कि क्यू कैसे बनेगी, तो इसको क्यू को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं कि ये मान लीजिए हमने एक क्यू ली है, ठीक है, और इस क्यू में हम एक एक करके क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पहले कहा आपने ए को इसमें ऐड करना है। अब हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ये एंड है, ये एंड क्या नाम दिया हमने, इसको फ्रंट दिया। ठीक, इसके बाद यहीं पर जब ये हमारी क्यू क्या है, बिल्कुल खाली है, तो जब क्यू खाली है तो ये फ्रंट और रियर दोनों ही एक ही पोजीशन पर मिलने वाले हैं। ठीक, क्लियर है, मतलब फ्रंट और रियर अभी एक ही एंड पर है क्योंकि उस क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मान लीजिए आपने पहला एलिमेंट ए को इसमें इंसर्ट किया है, तो जब हम ए को इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ ए आते ही अब रियर भी यही एंड है और फ्रंट भी यही एंड है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा एलिमेंट अब बी इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट तो अपनी ही जगह पर रहेगा, लेकिन रियर एक एक करके पीछे चलता चला जाएगा क्योंकि एक के बाद एक पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। तो बी नेक्स्ट टाइम अब रियर आपका यहां ना रहकर अब रियर यहां से हट गया, अब रियर यहां नहीं है, अब रियर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, मान लीजिए अब सी एलिमेंट एक और आया, सी यहां पर आ गया, अब रियर यहां नहीं रहेगा, अब रियर यहां पहुंच गया। तो रियर जो एंड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्यू की लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फ्रंट नहीं कभी अपनी जगह से जाएगा, लेकिन रियर पहुंचते पहुंचते आपकी जो क्यू है मैक्सिमम लेंथ की, उस लेंथ तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ एक वर्ड और आपको पढ़ने को मिलेगा, मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि क्यू क्या है आपका एक फिक्स पोजीशन, फिक्स साइज में आप बना सकते हैं। तो इसकी एक मैक्सिमम लेंथ होगी, जिस मैक्सिमम लेंथ से आप क्या कर रहे हैं, -1 तक ही किसी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, उससे एक कम तक, क्योंकि स्टार्ट जब हम करने वाले हैं उस जगह पर फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो जब मैक्सिमम लेंथ है अगर, तो मैक्सिमम लेंथ -1 मतलब n-1 पोजीशन तक ही आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक तरीका रहेगा कि रियर धीरे धीरे, रियर की अगर हम बात करें तो रियर किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पर। ठीक है, और उस क्यू की किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। तो लेंथ ऑफ क्यू ऑलवेज, लास्ट जो रियर की वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी, उस क्यू की जितनी लेंथ है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, उसमें से -1 कर देंगे तो रियर उस एंड पर हमेशा रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए कि एक ही एलिमेंट है, ए ही था, ये थे ही नहीं, ना बी है ना सी है, तो इस एंड पर फ्रंट और रियर दोनों किस पोजीशन पर हैं, 0 पोजीशन पर हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और मान लीजिए अगर ए भी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रंट और रियर दोनों की जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहेगी, नन रहेगी, वो खाली है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी क्यू है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको इकट्ठा करके हम आगे इनमें एक एक करके इसके फंक्शनों को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने स्टैक में आपने फंक्शन पढ़े थे कि हम पीक वैल्यू का पता करते हैं, ठीक है, हम अंडर फ्लो का पता करते हैं और हम ओवरफ्लो का पता करते हैं, वो सेम चीज़ें आप यहाँ भी करने वाले हैं। पीक वैल्यू मतलब हाईएस्ट वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू जो फ्रंट की है उसको बात करेंगे। ओवरफ्लो कब होगा, जब आपकी मैक्सिमम लेंथ तक वैल्यू पहुँच जाएगी तो वो ओवरफ्लो है, उसके बाद आप कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और अंडरफ्लो है कि मान लीजिए कि कोई है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं और आप उसमें से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, ऐसे केस में अंडरफ्लो की कंडीशन आती है। ठीक, तो दो एंड जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, रियर फ्रंट,
ठीक है, मैक्सिमम लेंथ का हमें पता होना चाहिए। पीक वैल्यू, अंडर फ्लो, ओवरफ्लो। नया एलिमेंट ऐड करने के लिए जिस तरीके से स्टैक में आपने प्रोसेस पढ़ा था वो प्रोसेस था अपेंड, जोड़ने वाला। वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। और डिलीट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करते थे, पॉप मेथड, वो फंक्शन भी हम एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्राइमरी क्यू के जो ऑप्शन है वो यही है। सो आपको एक पहला पॉइंट जो क्लियर हो गया, एनक्यू। एनक्यू का यहाँ मतलब है कि न्यू एलिमेंट आपको क्या करना है, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, न्यू एलिमेंट इंसर्टेड। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं, एनक्यू। अगर जो फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे पहला आया हुआ है, ठीक है, उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं आप, डिलीट कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या कर रहे हैं, यहां पर डिलीट कर रहे हैं, डिलीटेड। ठीक, तो वो डीक्यू कहलाएगा। फ्रंट एंड वो है जो फर्स्ट पोजीशन पर ही रहने वाला है। रियर कभी आगे आ सकता है लेकिन फ्रंट को हम कभी भी उसकी पोजीशन से रिप्लेस नहीं करेंगे। रियर का मतलब है जैसे जैसे वैल्यू इंसर्ट होती जाएंगी, रियर अपनी पोजीशन वैल्यू या एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज करेगा। पोजीशन चेंज अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। ठीक है, पोजीशन इसकी क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। तो ये भी हमें देखने हैं, ये 4 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो हम अब एक एक करके इसके फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो वो जो फंक्शन है वो आपके कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम। पहला फंक्शन है अपेंड, दूसरा है पॉप। उसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्यू में एलिमेंट को क्या करेंगे, इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक, तो जो पहला फंक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। अपेंड जो करने वाले हैं उसमें फंक्शन हो गया आपका एनक्यू, कि हम एनक्यू नया एलिमेंट ऐड करेंगे। और पॉप है तो वहाँ क्या करेंगे, डीक्यू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एनक्यू की बात करते हैं। तो एनक्यू के लिए मान लीजिए हम फंक्शन इसका डिक्लेयर कर देते हैं। डेफ फंक्शन मान लीजिए आपने रख दिया ऐड, उसका नाम ऐड रख सकते हैं। एक हमने अपेंड कराने के लिए और पॉप के लिए क्यू ले लेते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हमने उसको किसका बना दिया, लिस्ट टाइप का। स्टैक में भी आपने देखा था कि ये जो बनाई थी टाइप, डेटा टाइप था, वो किस टाइप का था, लिस्ट टाइप का। तो यहाँ पर भी लेंगे लिस्ट, बड़ी आसान से ऐड कर सकते हैं हम उसको ईजिली। तो डिफाइन ऐड क्यू ले लिया। वो वैल्यू जो उसमें हम इंसर्ट करने वाले हैं वो मान लीजिए आपने आइटम के अंदर रख दी। ठीक, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेयर। ठीक, अब एक एक करके इसकी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, कंडीशंस को चेक करेंगे कैसे हम कर सकते हैं। पहला काम तो क्या करना है, नया एलिमेंट ऐड करना है। तो पहले ऐड ही कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्यू डॉट अपेंड, क्यू के अंदर जोड़ने वाले हैं तो क्यू डॉट अपेंड, और किसको जोड़ने वाले हैं, आइटम को, उस वैल्यू को ऐड करने वाले। ठीक, अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होती है कि हम क्यू किस किस तरीके की हो सकती है। कि पहला ही कंडीशन इसमें क्या मान के चलते हैं हम, कि जो हमने ये आइटम अभी ऐड किया है, ठीक, वो आइटम हो सकता है पहली ही वैल्यू हो, अभी तक क्यू में एक भी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। नहीं हुई है तो इसके लिए हम यहाँ से इफ़ कंडीशन मान के चलेंगे, स्टार्ट करेंगे कि अगर कि जो क्यू हमने माना है उसकी जो लेंथ है, अभी मान लीजिए इस एलिमेंट के ऐड होने से कितनी हुई है, पहली ही हुई है। तो इसका मतलब अभी हमने पढ़ा भी था कि अगर पहली ही वैल्यू पर कोई वेरिएबल आया है तो फ्रंट भी इस समय यहीं पर है, और अभी दूसरा एलिमेंट आया नहीं है तो रियर भी इसी भी एंड पर है। तो हम यहाँ ये चीज़ नोट करेंगे कि फ्रंट और रियर दोनों ही किस पोजीशन पर हैं, क्योंकि स्टार्ट ये कहाँ से हो रही है, 0 से। लेंथ 1 है, मतलब एक वेरिएबल है, और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से हो रही है। ये क्लियर होगी बात। अब अगर ऐसा नहीं है तो एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एम्प्टी पूरी क्या हो, भरी हो, तो उसको भी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ उसकी इतनी आवश्यकता यहाँ पर नीड है नहीं, तो हम किसको करेंगे, दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन इसके अलावा यही बची कि अब रियर पहली पोजीशन के अलावा कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ होगा तो वो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा कि रियर इज इक्वल टू
लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे किस पर, हम इस क्यू पर, कि इस लेंथ क्यू की जितनी लेंथ है उससे 1 - 1 पर क्या होना चाहिए, रियर, और फ्रंट अपनी पोजीशन पर है, दैट इज़ 0 पोजीशन पर। तो अब ये जो एक एलिमेंट था अगर वो पहला ही था तो इंसर्ट हो गया, और मान लीजिए चौथा था, पांचवा था, या किसी और पोजीशन पर था, तो अब रियर इसको रिप्रेजेंट करेगा और फ्रंट पहली पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एलिमेंट आपका इस क्यू के अंदर आसानी से इंसर्ट हो गया। ये 4 लाइन की आपको कोडिंग ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे आप इसका आसानी से अपेंड का फंक्शन लिख पाएंगे। अब दूसरे की बात करते हैं हम पॉप की, तो पॉप की बात भी कर लेते हैं। तो हमने जो अभी माना था क्यू, वो लिस्ट टाइप का वो यूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पर जो फंक्शन है वो कौन सा यूज़ करेंगे आप, डी क्यू यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे तो इसका भी देखते हैं। डिफाइन लिखा, डिलीट करना है तो हम डिलीट या डेल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन डेल, ठीक। क्यू चाहिए हमें तो क्यू ही बस चाहिए हमें, उसके काम चल जाएगा, उससे हमें क्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर डिलीट करने से पहले ही हमें ये ज़रूर चेक करना है कि कहीं हमारी क्यू खाली तो नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पहले हमें इफ़ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और वो कैसे चेक करेंगे कि हमारी क्यू खाली है, उसके लिए चेक करेंगे कि कहीं लेंथ जो हमारी क्यू की है वो 0 तो नहीं है। इफ़ लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल 0, लेंथ ही 0 है, मतलब कोई उसमें एलिमेंट अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे क्या, क्यू एम्प्टी, ठीक। ये कंडीशन हो सकती है जिसमें चेक करना पहले ज़रूरी है, डिलीट करने से पहले। अब हम जो एक वैल्यू को डिलीट करने वाले हैं, मान लीजिए उसको आपने ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया और यहाँ लिखा क्यू डॉट पॉप। अब किस पोजीशन से डिलीट करने वाले हैं, 0 से, तो फ्रंट हमेशा कहाँ होता है, 0 पोजीशन पर होगा। तो हम 0 पोजीशन के एलिमेंट को, पहले एलिमेंट को इसमें से क्या कर, ये समझा। अब फ्रंट की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू 0 है। अब हमने ये जो डिलीट आइटम किया है, आइटम डिलीट होने के बाद मान लीजिए कि वो वैल्यू अब पहली ही पोजीशन पर आ गए हम, कि फर्स्ट पोजीशन पर ही डिलीट करने के बाद अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो ये हमें इसमें कैसे चेक करना है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़, कि अगर लेंथ ऑफ क्यू इक्वल कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब इसका मतलब इस एलिमेंट के डिलीट होने से वो आपकी क्यू क्या हो गई, खाली हो गई। खाली हो गई तो उस समय पर हमें फ्रंट में और रियर में दोनों में क्या वैल्यू डाल देनी है, नन वैल्यू। नन का मतलब अब उसमें कुछ नहीं है, खाली हो चुका है, ठीक। तो इस तरीके से हम डिलीट कर देंगे एलिमेंट को और क्यू से हमारा जो एक पहला ही एलिमेंट, मान लीजिए वही लास्ट एलिमेंट है, वो खाली हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये 2 आपके जो फंक्शंस थे, एक अपेंड के लिए था और एक था आपका डिलीट करने के लिए, पॉप करने के लिए। अब जो तीसरा फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन है आपका पीक वैल्यू फाइंड करने का, वो है, अब जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू में हम क्या निकालेंगे, सबसे पहली वैल्यू कि जो हमने क्यू बनाई हुई है, इस क्यू में कितने वैल्यू है हमारे पास, ए बी सी डी मान लीजिए वैल्यू है। तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, पहली वैल्यू, यही आपकी क्या है, पीक वैल्यू, ठीक। अब हमें एक्स को अगर फाइंड करना है तो हम इसके लिए भी क्या फंक्शन लिखते हैं, डेफ फंक्शन लिखा, ठीक। फंक्शन का नाम हमने मान लीजिए पीक वैल्यू है तो पीक ही मान लिया, और इसके लिए हमने क्या ले लिया, क्यू, जो हमारे पास क्यू थी पहले से बना रखी हमने, उसका नाम ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर पहला काम तो यही होगा कि इसको चेक करना कि कहीं ये क्यू आपकी खाली तो नहीं है। अगर क्यू खाली है तो उसको हमें कैसे चेक करना है, तो यहाँ से चेक करेंगे इफ़ लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल 0। ये मान लीजिए क्यू की लेंथ क्या है, 0 है। क्यू की अगर लेंथ 0 है तो उसको यहाँ पर आपको यहाँ प्रिंट कर देना है कि प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, या क्यू एम्प्टी आप प्रिंट कर देंगे। तो उसमें फर्स्ट वैल्यू मिलने का कोई सवाल ही नहीं है जब हमारी पहले से क्यू खाली है। अब अगर नहीं है ऐसे क्यू खाली तो हम इस फ्रंट की वैल्यू को
पहले तो सेव कर लेते हैं एक वैल्यू में जिसको फ्रंट नाम दे दिया। ठीक, अब इसी को आपको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट क्या करेंगे, क्यू की फ्रंट वैल्यू, क्यू की जो आपकी फ्रंट वैल्यू है वही हमारा यहाँ पर आंसर है पीक वैल्यू के लिए। तो इससे हमें जो ये वैल्यू मिली ये कौन सी वैल्यू होगी, ये होगी आपकी पीक वैल्यू। ये हमें इस फंक्शन से प्रिंट करना था। अब एक लास्ट फंक्शन और इसका बचता है क्यू में, वो है हमारा डिस्प्ले, कि अगर आपको एक वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, सभी को कराना है, तो कोई बहुत ज़्यादा हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना कि अगर यहाँ से जो ये जैसे अभी बनाई थी ए बी सी डी, मुझे ए भी चाहिए, बी प्रिंट करना है, सी भी करना है, डी भी करना है। मतलब अब केवल पीक वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, चारों वैल्यू को डिस्प्ले कराना है 1 बाई 1। तो फिर से हम यहीं पर क्या करेंगे, डेफ फंक्शन लगाएंगे, डिस्प्ले करेंगे और डिस्प्ले में क्यू को हम कॉल कर लेते हैं, क्यू हमें चाहिएगा। फिर से वही काम करते हैं, अगर हम चेक करेंगे सबसे पहले इफ़ कि अगर कहीं लेंथ ऑफ क्यू क्या नहीं हो, 0 नहीं होनी चाहिए, अगर है ऐसा तो प्रिंट को क्या कर देंगे, प्रिंट क्यू एम्प्टी, क्यू हमारी क्या है, खाली है। ठीक, तो उसका डिस्प्ले फिर क्या होगा, खाली ही है, उसमें तो कोई डिस्प्ले होना ही नहीं है। अगर नहीं है खाली तो उसके लिए हम अब एक एक वैल्यू, सबसे पहले हम इसको स्टोर करा लेते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू 0। ठीक, फ्रंट वैल्यू आ जाएगी तो प्रिंट हम इसको कर देंगे, प्रिंट क्यू की जो वैल्यू है, क्यू फ्रंट की वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक, यही आपका क्या है यहाँ पर पहली वैल्यू। तो अगर हम मान के चलें कि इसकी लेंथ क्या है, 1 है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इफ़ लेंथ ऑफ क्यू इज इक्वल 1। ठीक, ये मान के चलते हैं कि इसकी जो लेंथ है क्यू की वो 1 है। 1 का मतलब कि एक ही वैल्यू, तो फ्रंट में भी क्या 0 होगा, मतलब फ्रंट में भी 0 होगा और रियर में भी 0 होगा। तो यही फ्रंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यही रियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एरे जिसमें एक वैल्यू है, तो इस समय फ्रंट भी यहीं पर होगा और रियर भी यहीं पर होगा, दोनों वैल्यू एक ही प्लेस पर होंगी। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वो कहीं भी बीच में और कहीं भी हो सकता है। तो इफ़ के साथ तो ठीक है यहाँ पर। अब हम एल्स यूज़ कर लेते हैं, या एलिफ यूज़ करना चाहें तो एल्स कर लेंगे। एल्स में क्या होगा, अब एक एक वैल्यू को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, रियर। और जो रियर वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी, इस क्यू, जो क्यू आपके है इसकी टोटल लेंथ से पता चलेगा। तो रियर में हम क्या ले लेते हैं, लेंथ ऑफ क्यू -1। जो क्यू हमारी है उसकी टोटल जो मैक्सिमम लेंथ है उसमें से -1, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। तो अब रियर जहाँ पर भी होगा उस रियर में उस पूरी क्यू की लेंथ होगी, ये हमें मिल गई। अब हम यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर ए इन, तो ए हमने कहीं यहाँ यूज़ नहीं किया, ए इन रेंज। ठीक, फॉर ए इन रेंज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रियर 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक चलते हैं, रियर तक चलते हैं। तो 1 से ये रियर तक जाएगा, लास्ट वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, और इसमें एक एक करके हमें क्या करना है, प्रिंट। ठीक, प्रिंट करेंगे, क्यू हमारे पास है और क्यू की ए पोजीशन को ऑलवेज हम प्रिंट करते जाएंगे। तो ये लास्ट तक हमारी क्यू प्रिंट हो जाएगी एक एक करके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमने ज़्यादातर कंडीशनों को चेक कर लिया। अगर यहाँ पर एम्प्टी है तो वो केस भी चेक हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि उसमें एक ही एलिमेंट था तो ये सब लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो भी हो गया। अब अगर एक से ज़्यादा है तो उसको भी हमने चेक कर लिया कि रियर में जो हमारी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम -1 तक आएगी, जिसको हम इस रेंज के थ्रू एक एक करके आसानी से रीड कर लेंगे। अब अगर लास्ट वैल्यू अगर रह भी जाती है तो आप प्रिंट क्यू का रियर भी प्रिंट करा देंगे, तो आपकी लास्ट वाली वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरी क्यू को एक
एक करके डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये पूरा क्यू का एक मेथड था जो कि बिल्कुल स्टैक की तरह था, जिसमें हमने अपेंड फंक्शन पढ़ा, पॉप पढ़ा, पीक फंक्शन पढ़ा और डिस्प्ले पढ़ा। तो इस तरीके से ये आपका क्यू पूरा ख़त्म हो जाता है। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, जिसके कि एक एक फंक्शन के बारे में आपको जानना था। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको एक एक चीज़ों को सही से समझा पाऊँ, तो जिससे कि आपको कभी भी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको अगर ये अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा 12th के बच्चों को ये शेयर करें कि जिससे कि बच्चे आसानी से इस चीज़ को, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। धन्यवाद।